नमस्ते। मेरे साथ आज सज्जाद करगिल साहब हैं। सज्जाद साहब लद्दाख से आते हैं और लद्दाख में पिछले 6-7 वर्षों से जो हुआ है उसको लेके बेचैन हैं, एक्टिव हैं, लोगों से, सरकार से कह रहे हैं कि भाई इसको रिस्टोर करिए, उसकी बहुत सी चीजें कर्टेल हो गई हैं। अ, मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं क्योंकि लद्दाख के बारे में बहुत कम बात होती है। बात कहीं लार्जर इश्यूज में वो रह जाती है। पहलगाम हो गया तो देश में कहीं वक्फ हो गया, तो लद्दाख की बात को जरा कम पहुंचा पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है सज्जाद साहब कि आज हम लोग एक 15-20 मिनट हम लोग दो हिस्सों में इस बात को करें। आज हम लोग पहले बात कर लें सज्जाद साहब कि लद्दाख क्या था, उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वो उसकी बनावट क्या है, उसकी बुनावट बनावट से ज्यादा उसकी बुनावट क्या है। वहां पे एक मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू आराम से रहते हैं, आपस के झगड़े नहीं हैं। और दूसरे हिस्से में हम लोग आज लद्दाख के चैलेंजेस क्या हैं उसकी बात करेंगे। तो पहले हम लोग आ जाएं कि आज लद्दाख क्या था और आज कहां खड़ा है, क्योंकि पहले तो दो ही जिले थे, अब शायद जिले भी जी, बढ़ गए हैं वहां पे। तो थोड़ा लद्दाख के बारे में बताइए कि लद्दाख की जो हिस्ट्री है उसके बारे में ब्रीफली बता दीजिए, फिर मेरे कुछ प्रश्न होंगे उसके जवाब कर लेंगे। सज्जाद साहब। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप और आपके सभी जितने देखने वाले लोग हैं उन सभी को। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लद्दाख के इस अहम टॉपिक को आज छेड़ा अपने चैनल में। सबसे पहले तो ये हमें याद रखना चाहिए कि लद्दाख एस्ट वाइल जम्मू कश्मीर का वो रीजन है जो जम्मू कश्मीर स्टेट जब था 5 अगस्त 2019 से पहले, तो 60% जो रकबा है, ज़मीन है, वो लद्दाख की होती थी। यानी लद्दाख 60% टेरिटरी रखता है और भारत की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोग्राफिकल एतबार से, वो लद्दाख है। तो ये बहुत बड़ा वसी एरिया है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत छोटी है, बहुत कम पॉपुलेटेड वाला ये रीजन है। 2011 के सेंसस के मुताबिक लेह और करगिल में, यानी लेह में 1,33,387 लोग यहाँ पे आबाद थे 2011 के सेंसस के मुताबिक, और करगिल में 1,40,902 लोग यहाँ आबाद थे। तो अब ये जो पॉपुलेशन है ये बढ़कर 160-170 तक पहुंच गई होगी। और अभी तक जो है वो लद्दाख में एक लंबे समय से लद्दाख, चूंकि दो देशों का बॉर्डर को वो जो है वो कनेक्ट करता है, एक चाइना जिसे हम LAC बोलते हैं, ALC बोलते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक तरफ पाकिस्तान है जिससे LOC कहते हैं हम, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से। तो जो चाइना के साइड में जो हमारा रीजन है उसमें हमारा अक्साई चीन और तिब्बत का एरिया कनेक्ट होता है, और कारगिल के साइड में जो हमारा रीजन है वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेट जो हमारा रीजन है, जिसे गिलगित एंड बल्तिस्तान का नाम दिया जाता है, उस रीजन को हम कनेक्ट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख मिला करके अगर हम इस पार और उस पार के पूरे जम्मू कश्मीर का खुलासा करेंगे तो 89% टेरिटरी है वो लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी बन जाती है। तो ये बहुत ही हसास इलाका है, स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा वसी अरीज आपका बॉर्डर मिलता है चाइना और पाकिस्तान से। और दूसरी तरफ जो आपका गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, जहां इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो वहां से गुजरता है। अब लद्दाख के लोग, जो छोटी सी पॉपुलेशन है, लेह एक जिला है जहाँ पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, और कारगिल एक जिला है जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी ये क्षेत्र है, जहाँ पे मोस्टली मुस्लिम्स, शिया पॉपुलेटेड एरिया, शिया फेथ को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे जो मुस्लिम माइनॉरिटीज भी रहती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद हम एक चीज़ बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं, वो ये कि लद्दाख एक बहुत ही पीसफुल रीजन है। यहाँ बौद्ध मुसलमान के दरमियान और कुछ पॉपुलेशन, छोटी सी पॉपुलेशन हिंदू और सिख बरादरी की भी है, लेकिन बहुत ही पीसफुली रहते हैं। ना यहाँ कभी शिया सुन्नी का कोई तनाज़ा आपको मुसलमानों में नज़र आएगा, ना बौद्ध मुस्लिम का तनाज़ा भी नहीं आता है। और अगर कभी भी हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो दोनों कम्युनिटीज़ के लोग बैठ करके इन मुद्दों को सुलझाते हैं, जिसकी एक मिसाल 42 साल बाद
कारगिल में एक बौद्ध टेम्पल का जो मसला था वो यहाँ की दोनों कम्युनिटीज ने मिल करके 42 साल बाद सुलझाया। अब आते हैं हम जम्मू कश्मीर, जो असेंबली हुआ करती थी उसमें तकरीबन 4 एमएलएस यानी 2 करगिल से और 2 लेह से चुन करके जाते थे, और 2 एमएलसीज यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स भी ये लद्दाख के होते थे, जो जम्मू कश्मीर स्टेट का चीफ मिनिस्टर को चुनने का इख्तियार और पावर रखते थे। 5 अगस्त 2019 से पहले इस रीजन में, क्योंकि आर्टिकल 370 था, 35A था, तो ये छोटी सी पॉपुलेशन इतने बड़े आबादी में जो है, उनको कभी ये डर नहीं होता था कि हमारी ज़मीनें, हमारा कल्चर, हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति या हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कोई ख़तरा हो। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे वो आशंकाएं बढ़ने लगी। लद्दाख ज़माने कदीम में जो सेंट्रल एशिया से जो ट्रेड होता था कश्मीर की तरफ और पूरे भारतवर्ष की तरफ, तो उसका एक बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं कि ये दरवाज़ा हुआ करता था। जैसे अगर हम कारगिल की बात करें तो कारगिल को कहा जाता है, एक्चुअली इसका नाम गार खिल से क्वाइन हुआ है। माहिरीन का कहना, एक्सपर्ट का कहना है कि गार खिल के मानी है वेयर टू स्टे, कहाँ रुकें। वो इसलिए क्योंकि आप श्रीनगर से कारगिल जाएंगे तो आपको 200 से 250 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। लेह से आप चलेंगे तो भी उतनी ही मुसाफत है, जंस्कार से भी चलेंगे तो भी उतनी ही मुसाफत है, और फिर स्कर्दू से भी चलेंगे तो भी उतनी ही मुसाफत है। तो पार्टीशन से पहले लद्दाख जो है इसके 3 कैपिटल हुआ करते थे, एक कारगिल, एक स्कर्दू जो इस वक्त बल्तिस्तान रीजन में है, पाकिस्तान के कब्जे में है, और एक करगिल जहाँ 2 महीने के लिए यहाँ पे कैपिटल हुआ करता था, क्योंकि वो सारा जो साज सामान है वो उस वक्त घोड़े खच्चर वगैरह पे लाद करके लिया जाता था। तो 2 महीने के लिए करगिल में और बाकी लेह और स्कर्दू में हमारे जो है वो कैपिटल हुआ करते थे, और दारुल हुकूमत तकरीबन वहीं रहती थी। यहाँ छोटे छोटे राजा महाराजा थे, छोटी छोटी किंगडम्स थी, और इसको नाम भी दिया गया था उस जमाने में लद्दाख वजारत के नाम से, क्योंकि उस वक़्त यहाँ पे जो है वो डोगरास की हुकूमत थी, और ये पूरा रीजन जो है वो अब डोगरास के कंट्रोल में जब से आया, उससे पहले छोटे छोटे महाराजाओं की हुकूमत थी, लेकिन डोगरास के कंट्रोल में आने के बाद ये पूरे रीजन में जो है वो एक अपनी इसको एक अलग वजारत बनाया गया था। जी जी जी, मैं जी सज्जाद साहब, मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं, बीच में मैं टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। स्ट्रैटेजिकली मैं दर्शकों को भी बता दूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, जिसको हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो अगर इसका हिस्सा हो जाएगा तो अफगानिस्तान से भी इसका बॉर्डर छूता है, फिर अफगानिस्तान का बॉर्डर भी हमें छूता, फिर पाकिस्तान का भी बॉर्डर है ही, और इस तरफ चीन के साथ आज हम टेक्निकली तो उसको हम मानते हैं चीन का हिस्सा, लेकिन दलाई लामा को हम यहां रखे हुए हैं, दलाई लामा अपनी एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो टेक्निकली तिब्बत का जो है वो बॉर्डर भी इसके साथ है। हालांकि अभी तो हम उसको मान लिए हैं कि ठीक है वो चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन टेक्निकली वो कई देशों पे ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज और जरा आपसे पूछ लूं, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है वो लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का किसी भी डेमोक्रेसी में किसी भी जगह तो पहली चीज है, और वो मैं बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आज आप जहां खड़े हैं, जैसा आपने बताया 4 एमएलए, 2 एमएलसी, 1 एमपी, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि आज अगर आपका विधानसभा ही नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं उस डेमोक्रेसी को हम लोग जितनी भी बात कर लें वो कहीं न से एड्रेस नहीं होती है। मैं उस पर एक आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा कि ये एक इशू क्या है, और फिर मैं आपके मेजर इश्यूज पे आऊंगा जो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि ट्राइबल एरिया होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। सज्जाद साहब, देखिए एक चीज ये है कि जब 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे यहाँ जो दोनों जिले हैं, लेह में एक अलग डिमांड थी लोगों की, करगिल में अलग लोगों की डिमांड थी। लेह के लोग चाहते थे कि यूनियन टेरिटरी बने लद्दाख, मगर उसमें साथ में लेजिस्लेचर भी हो, जम्मू कश्मीर से हम अलग हों। कारगिल के लोग चाहते थे कि चूंकि हम जम्मू कश्मीर से मजहब के आधार पे या फिर लैंग्वेज के आधार पे या ज्योग्राफी के आधार पे हमें डिवीजन नहीं चाहिए, हम जम्मू कश्मीर में ही रहना चाहते हैं, लेकिन हमें अपना डिविजनल स्टेटस मिलना चाहिए,
हमें अपना रीजन मिलना चाहिए ताकि वो प्रोविंस हमारा अपना बने विद इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस तरह जम्मू संभाग है उसी तरह ये लद्दाख भी बन जाए। लेकिन वो सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उस टाइम ऑर्डर भी हुआ, बना भी, लेकिन उसके फौरन बाद जब यूनियन टेरिटरी बनी, तब भी लद्दाख में दो प्रकार के रिएक्शन थे। करगिल में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत एहतजाज हुआ। लेह में लोगों को बहुत खुशी थी, शायद उनको लग रहा था कि हमारी डिमांड्स जो है वो मीट अप हुई हैं, और काफी जश्न भी मनाया गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि यहाँ राइट्स देने के बजाय हमसे छीन लिए गए हैं, यानी हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं रही, कोई सेफगार्ड जो 5 अगस्त से पहले था नहीं रही। हम तो वॉइसलेस बन गए हैं, हमारे यहाँ हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे हाथ में नहीं रहे। और यही वजह है कि धीरे धीरे ये एहतजाज बढ़ता गया। फिर लेह अपेक्स बॉडी का वजूद अमल में आया, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, और फिर धीरे धीरे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तमाम रिलीजियस, पॉलिटिकल और तमाम लोग शामिल हैं, वो सब एक जगह जमा हुए और इन्होंने 4 पॉइंट एजेंडा फ्रेम किया। और इन्होंने डिमांड की कि लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए, लद्दाख को छठे शेड्यूल के अंतर्गत लाया जाए, ताकि यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन, क्योंकि लद्दाख में इस वक्त 96% से भी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसलिए लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए और 6 शेड्यूल मिलना चाहिए। तो इसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बात है, क्योंकि पिछले 6 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है वो लद्दाख में नहीं हुई है। यूं तो आपने सुना होगा दिल्ली और यूपी वगैरह में सरकार जब यहाँ पे इलेक्शन प्रचार करती है तो उस वक्त काफी कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में सरकारी नुमाइंदे बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा विकास किया है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा, अगर इस एर्स्टाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा किसी के साथ विश्वासघात हुआ है तो वो लद्दाख के साथ हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल की जो उन्होंने वादा किया था वो लद्दाख के लोगों से किया था, लेकिन आज तक वो वादा फुलफिल नहीं हुआ। हमने इस वक्त 8 से 10 राउंड तकरीबन टॉक्स किए हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों, तो अभी तक कोई नतीजा जो है इन टॉक्स का भी नहीं निकला है। सरकार की तरफ से एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है, एक सब कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन उसका कोई अभी तक नतीजा नहीं मिल रहा है। और लद्दाख के लोग दिन ब दिन एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक सेंस ऑफ एलिनेशन और इनसिक्योरिटी की सी फीलिंग जो है लोगों के दिलों में है। आपको आनंद जी एक चीज बताऊं कि लद्दाख के लोग बहुत ही पेट्रियोटिक हैं, बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक। सरकार हमेशा अक्सर जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो ये बताती है कि अलगावाद था, आतंकवाद था, स्टून प्लेटिंग हो रही थी, हमने इसलिए आर्टिकल 300 धारा 370 हटाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि लद्दाख में तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना अलगावाद यहाँ कभी रहा है, ना स्टून प्लेटिंग यहाँ रही है, बल्कि जब जब भी देश पे कोई आफत या आपदा आ पड़ी है, लद्दाख के लोगों ने हमेशा चट्टान की तरह देश की सरहदों की हिफाजत की है। और आज तक इसमें किसी किसी को भी कोई शिकायत नहीं। इवन एक्स जो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो लद्दाख के इन डिमांड्स को समर्थन करते हैं, वो भी हमेशा हमारी डिमांड्स के साथ खड़े रहे हैं। तो वो भी ये बताते हैं कि लद्दाख के लोग देश की ताकत हैं, और हम भी ये कहते हैं कि हम देश की ताकत हैं, हमें दीवार पे मत धकेलिए, हमें कमजोरी मत बनाइए। तो लेकिन सरकार की जब बात आती है, जब भारत सरकार से हम कुछ चाहते हैं कि वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल करे, तो वो हमें पीठ दिखाती है। यही चीज लोगों को एक बिट्रेयल की तरह, एक लोग अब समझते हैं कि हम ठगा हुआ फील करते हैं, हमें लगता है कि एक सेंस ऑफ एलिनेशन है, सरकार की तरफ से बहुत ही कोल्ड रिस्पॉन्स है। जी, मैं एक और चीज दर्शकों को बता दूं कि जब मैं इसको देख रहा था, जब आपसे बात हुई, देश में आज की तारीख में 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और उस पे लद्दाख जो है, केवल लद्दाख, वो 17वें नंबर पे आता है। उससे छोटी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उससे छोटी स्टेट है उत्तराखंड, उससे छोटा पंजाब, उससे छोटा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरला, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। उससे बाकी 19-20 जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं उससे छोटे हैं। मैंने सिर्फ कहा कि दर्शकों को यह मालूम होना चाहिए। मैं एक चीज और सजाद भाई आपसे पूछ लूं, क्योंकि करगिल के जब आप बात करते हैं तो आप करगिल ही अपने नाम के साथ लगाए हैं। करगिल की बात आते ही एक चीज याद आती है कि इस देश ने जब करगिल युद्ध हुआ तो वहां के लोकल जो चरवाहे हैं उनके बारे में थोड़ा एक बार इसलिए क्या चाहेंगे।
उन लोगों ने सबसे पहले देश को बताया था। उन्होंने जाके आर्मी को बताया था कि देखिए वहां कुछ लोग आ गए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए हैं, आपकी चौकी पे वो घूम रहे हैं। और उन्होंने अपनी जान की बाजी की परवाह बिना किए ये सब सूचनाएं दी थी और देश के लिए एक बड़े उसका काम किया था, मतलब एज अ प्रोटेक्शन। मैं इस पे थोड़ा चाहूंगा कि वहां के जो आपने कहा ना, नो वन हैज डाउट, और वहां पे तो लोग नेचुरल, किसको क्या बोले, नेचुरल प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन बॉर्डर्स थे। मैं उस पे जरा कहा चाहूंगा, वो चरवाहा लोग कौन थे, कितना वेल पेड थे, क्या बहुत वो थे, उन्होंने जिन्होंने करगिल वॉर के समय हम लोग देश को ये सूचना दी थी कि पाकिस्तान के लोग वहां आ गए हैं। सज्जाद साहब जी आनंद जी, मैं एक उससे पहले एक चीज बताऊं, मैं अपने बारे में बताऊं। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव का नाम है काकसार, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से हार्डली 5 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। तो मैं अपने घर में जब बैठता हूँ, सामने मुझे पाकिस्तान की जो चोटी है वो नजर आती है, जो पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में ली हुई है, जहाँ कैप्टन सौरभ कालिया जो है वो शहीद हुए थे कारगिल वॉर के दौरान। 2003 से लेकर अब तक कैप्टन सौरभ कालिया की याद में हर साल वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है और वो वहाँ के यूथ करते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया का कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं है। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं ना, उनके लिए भी ये एक पैगाम है। उधर कोई नॉन मुस्लिम आबादी भी नहीं है जिस गांव में मैं रहता हूँ, लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया को लोग श्रद्धांजलि करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो देश के शहीद है और हमारे लोग देश के अमीन हैं। अमीन कहे तो सिंसियरली देश को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों में से हैं। हमारा पेट्रियोटिज्म पेड नहीं है कि किसी ने पैसे दे के आपको देशभक्त बनाया हो। हमारे लोग ऑर्गेनिक देशभक्त है, किसी की वजह से भी नहीं है। कोई सरकार पावर में है, उसका बल चल रहा है तो हम देशभक्त है, ऐसा भी नहीं है। अगर सरकार कमजोर तरीन सरकार होगी, सबसे कमजोर भी होगी, तब भी हम देश के उतने ही वफादार रहेंगे जितने आज हैं। तो ऐसा कोई मिन्नत नहीं है, कोई एहसान भी नहीं है। दूसरी बात, जिन चरवाहों की बात की, वो आपके बटालिक, मुश्कू, इन्हीं इलाकों से उन चरवाहों ने खबरें दी उस वक़्त की जब इन्फिल्ट्रेशन हुई हमारी सरहदों पर। उन्होंने जो सस्पिशियस गतिविधि देखी तो उस वक़्त उन्होंने आर्मी को इन्फॉर्म किया और आर्मी को बताया कि ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। यही नहीं, बल्कि जब कारगिल जंग हुई, आज हर जगह यहाँ रोड है, पहाड़ों पे, चोटियों पे जहाँ हमारी पैकेट्स हैं वहाँ रोड है। उस ज़माने में कोई रोड नहीं होता था। आपको खच्चर पे, घोड़े पे सारा रसद जो है वो पहाड़ पे पहुंचाने वाला था। अब जंग की भागीदारी ऐसी होती है कि जो फायरिंग कर रहा है मोर्चे पे बैठ के, जो आर्टिलरी शेल में बैठ के कमांड दे रहा है और जो फौज के लिए खाना बना रहा है, सबकी बराबर की भागीदारी है। और जो रसद ले जा रहा है उनकी भी भागीदारी है। और जो रसद ले जाने वाले थे उनमें से 80% लोग वो लद्दाख के लोग थे। और लद्दाख के लोगों ने इस जंग को फौज से ज्यादा नहीं लड़ा है। मैं नहीं बोलता हूं कि फौज से ज्यादा इन्होंने लड़ा, लेकिन फौज से कम भी नहीं लड़ा है, बल्कि फौज के साथ शोल्डर टू शोल्डर हमेशा जो है वो सरहदों की दिफा की। और लद्दाख के लोगों को मैं बोलता हूं, सर, यहाँ हमारे यहाँ आर्मी आती है, फौज, वो 2 साल के बाद ट्रांसफर होके चली जाती है, किसी और कंपनी, कोई और कंपनी आ जाती है, लेकिन हम लोग बाई बर्थ फौजी हैं, बाई बर्थ लद्दाख के लोग सिपाही हैं, सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म है। तो मेरा ये मानना है कि जब लोगों की ये फीलिंग है, लोगों का ये जज्बा है, इस जज्बे के लिए तो सरकार को खुद ही आके बोलना चाहिए, तुम्हारी डिमांड्स क्या है, तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, वो आप हमें बताइए। न कि अपनी मनमानी की पॉलिसीज थोप करके लोगों को जो है हमेशा जो है वो दबाने की, प्रेशराइज करने की, लोगों को एक एलिनेशन में डालने की, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की पॉलिटिक्स करें। इससे जी खटास पैदा होती। और जी और एक चीज ये है कि वो कहते हैं, मैं हमेशा हर जगह ये एक मिसाल दे देता हूं, आपको भी बताऊं कि मच्छर जो है वो सबको काटता है। मलेरिया उसको होता है जो अंदर से कमजोर हो, जितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो, अगर अंदर से कमजोर हो तो वो टूट जाता है, बिखर जाता जी है, ठीक कमजोर हो है, जाता है। ठीक ठीक और है। देश बनता है देशवासियों से। तो मेरा ये मानना है सरकार को कि देश के अंदर माहौल को ठीक रखना चाहिए, लोगों के एस्पिरेशंस को एड्रेस करना चाहिए। ये देखिए और देश के लोग भी देखें कि क्या लद्दाख के लोग आउट ऑफ बॉक्स कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई चीज मांग रहे हैं, और अगर नहीं मांग रहे हैं तो उन चीजों को फुलफिल करने में क्या प्रॉब्लम है।
हम ये तो नहीं ठीक है। कहते हैं कि हम देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज है उसको पार कर रहे हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कानून के खिलाफ हो। जी, थैंक यू सो मच सज्जाद साहब। अगली वाले उस एपिसोड में हम इसको और आगे विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक